अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान आज और कल के साथ मैं हूं हिना चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बीआरआई के हवाले से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसके साथ साथ सीपैक जो बीआरआई का हिस्सा है उस पर। आज के प्रोग्राम के लिए हम मौजूद हैं चाइनीज एम्बेसी में, वहां पर डेप्यूटी एम्बेसडर से हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है, उनका डिटेल एनालिसिस लेंगे ऑन बीआरआई और उसके साथ साथ सीपैक पर भी कि कितनी अहमियत का हामिल है ये सीपैक पाकिस्तान के लिए, जिसको गेम चेंजर का नाम दिया जाता है। की ऑब्जेक्टिव ऑफ बीआरआई के इनहेंस किया जाएगा, एक्सप्लोर और एक्सचेंज किया जाएगा ना सिर्फ आइडियाज को बल्कि आर्ट, कल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस और आर्ट को। इसके अलावा विन विन सिचुएशन पे ये बेस करता है, टोटली जियो इकोनॉमिक बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। किस तरह से इस पे काम हो रहा है, कौन कौन सी लेग्स हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं बीआरआई के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, और पाकिस्तान जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इट लाइज ऑन 4th नंबर, चौथी लेग है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। टोटल वर्थ की बात की जाए, हाउ मच इट कॉस्ट बीआरआई की, तो इनिशियली जब ये लॉन्च किया गया तो $900 बिलियन इसकी वर्थ है। नाउ अब इट एक्सीडेड टू $1.3 ट्रिलियन। तो इस पे डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, कौन कौन से रीजन एसोसिएटेड हैं, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कैसे इसको मजीद स्ट्रेंथन किया जाएगा, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए सीपैक कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त चाइनीज एम्बेसी में हम मौजूद हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं चौली जैन जो कि डेप्यूटी एम्बेसडर भी हैं। उनसे बात करेंगे डिटेल में व्हाट एक्चुअली बीआरआई इज, व्हाट वर द मोटिव्स टू लॉन्च बीआरआई एक्चुअली। तो बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर प्रोग्राम। First of all, I really want to ask you about the basic objective of BRI. What was the motive behind the launch of BRI? What were the objectives? Kindly just share with our audience in detail. Oh yeah, thank you very much. I think the Belt and Road Initiative was proposed in 2013 by President Xi Jinping. He proposed this mainly to try to promote connectivity and win-win cooperation among. मेरे ख्याल में बीआरआई का नजरिया सदर शी जिनपिंग ने 2013 में पेश किया था ताकि मुल्कों के दरमियान बराबरी की बुनियाद पर रवाबित कायम किए जाएं। रवाबितों के हवाले से इसकी अमली तौर पर जरूरत है। Practical need for us to do that. For example, among the countries in Asia and Europe, although geographically we are. मिसाल के तौर पर एशिया और यूरोप के मुल्क जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से मुमासिलत रखते हैं। Bad in connectivity, in connecting with each other, either through air, through land. The first priority of this BRI is to. लेकिन हमारे दरमियान जमीनी और फजाई राबिते इंतहाई खराब हैं। बीआरआई की पहली तरजीह राबितों को फरोग देना है। दूसरा, मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना है। आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इक़्तिसादी कुव्वत है और हमारे पास बहुत ज्यादा वसाइल है। I'm the second largest economy in the world, and we have more resources. To help our neighbors to develop their economy, to help to create the jobs, to help our friends to जिनके जरिए हम अपने हमसाया मुल्कों की इक़्तिसादी तरक्की, रोजगार के मौके और अपने अवाम की भलाई में उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह हम बीआरआई के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने में मदद दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह इक़्तिसादी ताउन के सिलसिले में बराबरी की बुनियाद पर अमल दरामद किया जाएगा। We hope it will be this economic cooperation will be implemented on an equal basis. We hope it will be a win-win cooperation. How big BRI is basically, how much does it cost, how many regions are interrelated with it or being involved in BRI? Yeah, I think nowadays I think more than 65 countries they have already joined the Belt and Road Initiative, and this year we. मेरे ख्याल में पहले ही 65 मुमालिक बीआरआई मंसूबे में शामिल हो चुके हैं। इस साल बीजिंग में बीआरआई का दूसरा सरबराह इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद मुल्कों और इदारों ने शिरकत की। Countries and international organizations
they have joined this summit. I think this Belt and Road is very much warmly welcomed by the participating countries because this is a win-win project. And we सरबराह इजलास में शिरकत करने वाले मुल्कों ने BRI को गर्मजोशी के साथ सराहा क्योंकि ये मंसूबा सबके लिए फायदेमंद है। मेरा ख्याल है कि BRI मंसूबे की समरात निचली सतह पर अवाम की जिंदगी में भी मुरत्तब होंगे। इस तरह इस मंसूबे में शामिल मुल्क और अवाम इससे मजीद इस्तिफादा करेंगे। will bring more benefits to the Belt and Road countries, to the people. When we talk about CPAC, coming back to CPAC, a great initiative and a great investment in Pakistan. China took the initiative when no country was willing to actually to invest in Pakistan, but China actually took the initiative to invest in Pakistan. How much importance CPAC held in Pakistan and in China too? I think CPAC is a flagship project under the BRI. CPAC is unprecedented, because I'll give you a few numbers. We always say that under CPAC there are at least 22 projects. मेरे ख्याल में BRI के तहत CPAC एक मुमताज मंसूबा है। CPAC एक गैर मामूली मंसूबा है। इसके तहत 22 मंसूबों में से 11 मुकम्मल किए जा चुके हैं और 11 ज़ेर तामीर है। Investment is $19 billion. Maybe you heard some bigger number. I mean, there's approximately you can say 46 billion or even 60 billion. But they are talking about the scale of this huge project. But I'm talking about those projects that are already completed or under construction. They are $19 billion, and this is unprecedented in the history of Pakistan. You have never seen. इस सिलसिले में सरमायाकारी का कुल हजम 19 अरब अमेरिकी डॉलर्स है। पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। CPAC पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। And we hope these CPAC projects can bring more benefits to the economic development of Pakistan. When we talk about CPAC, how geostrategically development of Gwadar is important? How much importance of Gwadar is there in CPAC? Yeah, we always say that Gwadar is the starting point of CPAC. I think Gwadar was built with the assistance from China, and after it was built, then the operation of this port was given to Singapore. Within 5 years, there was little progress was been made. So the Pakistan government decided to. हम हमेशा कहते हैं कि गवादर CPAC का नुक्ता आगाज है। ये चीन की मदद से तैयार की गई, लेकिन इसका इंतजाम सिंगापुर के हवाले कर दिया गया। 5 साल में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई और पाकिस्तान हुकूमत ने गवादर का ऑपरेशन एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया। इसके बाद गवादर बंदरगाह की सरगर्मियों में बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आई। It offers very good benefits for the investors. यहाँ सरमायाकारी के बहुत वसीम इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ये सरमायाकारों के लिए फायदेमंद है। हम CPAC मंसूबे के तहत गवादर में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में गवादर फ्री जोन्स तमाम इक़्तिसादी जोन्स के लिए एक अच्छी मिसाल साबित होगी। For all these SEZs. You were talking about the special economic zones. When I'll ask you, basically, what we have heard or documentedly, there are 9 special economic zones to be built in CPAC. What are the basic purpose behind the establishment of these special economic zones, or how much have completed yet? I think this is a good question, and these special economic zones, altogether we have identified 9 of them. And 3 of them, they are, prioritized. The first one is Russia Kai Special Economic Zone in KP. मेरे ख्याल में 9 खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की निशानदही की गई है, जिनमें से 3 पर तरजीही काम
तेजी से जारी है, जबकि दीगर 6 पर भी काम जारी है। इसके मकासद न सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि पूरी दुनिया से सरमायाकारों की हौसला अफजाई करना है। There are also some other, six SEZs, in other parts of the country. They are also, following up. The idea is, to encourage the investors, not only from China, from Pakistan, but from all over the world, to come to these special economic zones to make investments in Pakistan. So that, in Pakistan, you can set up more factories, you can, bring more jobs to the people, you can bring taxation to the local and the federal governments. You can bring skills and technology, advanced technology to Pakistan. With this, if you set up these factories, and also, you have more export, and you have more FER, the foreign exchange reserve. इस तरह पाकिस्तान में सनतों का क़याम और रोजगार के मौके पैदा होंगे और मकामी और विफाकी सतह पर टैक्सों में इजाफा होगा और पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी आएगी, आपकी बरामदात और ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा और आप बड़ी आलमी मार्केट का हिस्सा बन जाएंगे। इक़्तिसादी तरक्की के लिए सनतकारी ही वाहिद रास्ता है। चीन और पाकिस्तान दोनों तरक्की पजीर मुल्क हैं और हमारी अव्वली तरजीह ING को दूर करना है ताकि मगरबी मुल्कों की तरह हम भी तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएं। Economic development. Both China and Pakistan, we are developing countries. So our top priority should try to remove this ING. We should also become developed countries like the Western countries. But when you talk about this industrialization, obviously there are some techniques or some technologies from the Chinese side may contribute in global warming. So what are your comments? Chinese technologies are green technologies, environment-free technologies? While we are developing the economy, we should also pay attention to protection of the environment. As in China, we see that these green mountains and clean waters are more precious than golden mountains. So under CPEC, we have been trying, to bring the latest state-of-art technology to Pakistan. We are building a huge number of power plants here in Pakistan. We are mostly, we are concentrating on this clean energy. For example, we have built 4 wind farms. हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करनी है। चीन में सरसब्ज़ पहाड़ और साफ पानी सुनहरी पहाड़ों से ज्यादा अहम है। हम पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बिजली के कारखाने लगा रहे हैं और साफ तवानाई पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। हम सिंध में हवा से चलने वाले 4 कारखाने, सोलर पावर प्लांट और 2 पन बिजली के कारखाने लगा रहे हैं। हम कुछ मजीद बिजली के मंसूबों पर भी काम कर रहे हैं, जबकि कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। We are also planning to build some more hydropower plants. Also, there is some coal-fired power plants under CPEC. These coal-fired power plants, they are using this supercritical technology, which is the most advanced technology in the world. In Pakistan, you do not have experience of this, advanced coal-fired power plant. So people have a lot of misunderstanding about those coal-fired power plants. But in fact, in your big neighbor in India, there is a huge number of, coal-fired power plants. In China, we have more than 1,000 coal-fired power plants. Here in Pakistan, you have only 2. So there is nothing to worry, and this
coal-fired power plants. They are equipped with, पाकिस्तान में चूंकि ऐसे प्लांट्स नहीं हैं, इसलिए लोग गलत फहमी का शिकार हैं। भारत में कोयले से चलने वाले प्लांट्स बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और चीन में कोयले से चलने वाले कारखानों की तादाद 1000 से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 है। परेशान होने की जरूरत नहीं। कोयले से चलने वाले प्लांट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हैं जो कार्बन के अखराज से निपटने की सलाहियत रखते हैं, जिसके नतीजे में इससे महज सफेद रंग का धुआं खारिज होता है। In the past, those power plants using oil, they are giving the black chimney, the black smoke. And now, this white smoke, actually, it is not a smoke. It is a vapor or a steam. Because, these pollutants have been, dealt with already. They are giving, minimum, emissions, for carbon and other things. So in China, in the United States, in Germany, in all these, industrializing countries, this coal-fired power plant. चीन, अमेरिका, जर्मनी और तमाम सनतों के हामिल मुल्कों में कोयले से चलने वाले प्लांट्स तवानाई की फराहमी में हिस्सादार हैं। पाकिस्तान में इनका तनासुब 2%, चीन में इन दिनों 60% और अमेरिका में 30% से ज्यादा है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कार्बन का इखराज नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार सिफर है। पाकिस्तान में माहौल के तहफ्फुज़ को तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन इक्तिसादी तरक्की को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अवाम की फलाह सिर्फ सनतकारी में मुज़मिर है। To environmental protection, but we should also, try to pay more attention to economic development, because only through economic development, only through industrialization, that's the only way that we can improve the people's well-being. When we talk about CPAC, there are major 3 legs of CPAC. The one is infrastructure development, the other is Gawada development, and the third sector is energy sector. And I've already said this, Pakistan is an energy-starved country. You have talked about these energy projects. How much have been completed till now? I really want to ask this question. Yeah, I think we have completed 8 projects already, including 4 wind farms in Sindh province, 1 solar power plant in Bahawalpur in Punjab, and Sahiwal power plant in Punjab, Port Qasim power plant in Sindh. Recently, there's in Tar. We have just completed, this coal mine and also the power plant. 8 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें सिंध में हवा से चलने वाले 4 कारखाने, बहावलपुर में 1 सोलर पावर प्लांट, पंजाब में सुक्की पावर प्लांट और सिंध में पावर प्लांट और हाल ही में थर में कोयले की काम और पावर प्लांट की तकमील हुई है। और इस पावर प्लांट में मकानी कोयला इस्तेमाल होगा, जो पाकिस्तान की तवानाई की 400 साल की जरूरियात के लिए काफी है। माजी में इस कोयले का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था और अब मकानी कोयले का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए संग मील की हैसियत रखता है, जो कि खुद इन्हिसारी की जानिब एक कदम है। Coal deposits, this coal, if you can use it well, it could be efficient for the needs of energy needs of Pakistan for 400 years. So in the past, simply this coal could not be exploited, and nowadays, Pakistan, this is a very important, significant milestone for Pakistan. But because you are now using this local coal. So this is a step towards a self-reliance. And in August, we are having another huge power plant, being completed. This is called HUPCO.
अगस्त में हब में एक और पावर प्लांट की तकमील होने जा रही है, जहां 1320 मेगावाट के 2 यूनिट्स कायम किए गए हैं। It will be completed very soon, and that's where will be the number 9. So we are also working, as I mentioned to you. There's a Sukikinari hydropower plant, Karot hydropower plant. We are also trying to start this power plant in Kawada, in Balochistan, and we have this plan to work on more energy power plants, on power plants in Pakistan, so that those energy need could be met. हम तवानाई के मजीद पावर प्लांट्स पर भी काम करने का इरादा रखते हैं और इस तरह आइंदा सालों में पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात पूरी हो सकती हैं। But how much energy, electricity you will need every year. Those capacity should be those gap of capacity in energy sector should be met accordingly. My last question to you, coming back to that grand umbrella BRI, what steps to be taken to more strengthen that BRI socio-economically, politically, and geostrategically? Yeah, I think we are trying to promote this social sector development because in the past 5 years we are mostly concentrating on this we call this infrastructure. हम समाजी शोबे की तरक्की को फरोग देना चाहते हैं क्योंकि गुज़श्ता 5 सालों में हम बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज किए हुए थे। हम सड़कें, बंदरगाहें, पावर प्लांट्स की तामीर कर रहे थे। So nowadays we are paying more attention to those social sector development. So we are hoping that we can try to let the benefits of BRI, of CPEC trickle down to the people. इन दिनों हम ज्यादा तवज्जो समाजी शोबे की तरक्की पर दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि BRI के फवायद अवाम को मुंतकिल होंगे। मिसाल के तौर पर हमने BRI के तहत समाजी शोबे में 27 मंसूबों की निशानदही की है। इनमें से 17 1 साल के अंदर और 10 3 साल में पाया तकमील तक पहुंचेंगे। 10 of them will be completed within 3 years. Mostly these projects will be in Balochistan, in southern KP, in southern Punjab, in the far-flung areas of Pakistan. It will be in the area of education, where we will try to provide some equipment to computers. इनमें से ज्यादातर मंसूबे बलूचिस्तान, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और दूर दराज इलाकों में है। तालीमी शोबे में हम स्कूलों को कुछ साजो सामान और कंप्यूटर्स और पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हम कुछ मॉडल फॉर्म्स भी और इसके अलावा गुर्बत के खात्मे के लिए आजमाइशी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। Establish some pilot poverty elevation projects. This समाजी शोबे में इस मंसूबे से अवाम को बराह रास्त फायदा हासिल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि BRI मंसूबे में शामिल मुल्कों के अवाम इस मंसूबे से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। Local people in the Belt and Road countries, they can benefit, get more benefits from the BRI and the CPEC project. Yeah. Thank you so much for such a detailed description. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए हम मौजूद थे चाइनीज एम्बेसी इस्लामाबाद में। यहाँ पर डेप्यूटी एम्बेसडर सर चाओ लीजेन से हमने बात की। डिटेल एनालिसिस, डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए उन्होंने हमें आगाह किया, नाज़रीन से शेयर भी किया कि व्हाट एक्चुअली BRI इज, उसकी मोटिव्स क्या है, कहाँ से लॉन्च हुआ। कहना उनका यही था कि BRI जो है वो बेसिकली एंशिएंट सिल्क रूट के ऑब्जेक्टिव पे बेस करता है और बेसिक मकसद BRI का ये है कि कनेक्टिविटी हो, कनेक्शन इन बिटवीन द रीजन्स जो कि
इन्वॉल्व हैं BRI में, वो यही है मकसद कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो, एक्सचेंज ऑफ क्वालिटी, एक्सचेंज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर। फिर डिटेल में बात की हमने CPAC पर भी, ऑब्वियसली गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान एंड द क्राउन एंड द कोर सेंटर ऑफ CPAC, गवादर जिसे कहा जाता है, उस पर किस तरह से काम हो रहा है, डिफरेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कौन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे किस तरह से काम हो गया है, कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है, तमाम मालूमात से उन्होंने हमें आगाह किया। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे हिना चौधरी को अपनी टीम के हमरा इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।